Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ठीक है बेटा, वॉइस म्यूट कर लीजिए अब। आज हम जो टॉपिक है हमारा पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें ये भी पता है कि छोटी क्लास से ही हम इस टॉपिक को हर साल हर क्लास में पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी हमें आज तक बहुत अच्छे से यह टॉपिक समझ में नहीं आया है, अच्छे से हल नहीं कर पाए हैं और फुल स्कोर हम अभी इस टॉपिक में नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कोई कमी हमसे हो जाती है, रह जाती है। आज हम अच्छे से ध्यान से अगर इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अभ्यास करने के बाद आप इस टॉपिक में फुल स्कोर कर पाएंगे। कम से कम ये 4 अंक का आता है, कुछ क्लासेज में ये 5-6 अंक का भी आता है। म्यूट करें। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा, आएगी, अभी आएगी। नहीं अभी। अब हम शुरू करते हैं, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले तो हम एक पद्यांश लेते हैं, एक काव्यांश लेते हैं और फिर सह प्रसंग व्याख्या कैसे की जाएगी उसको सीखते हैं। सबसे पहले एक काव्यांश लेते हैं। देखिए, प्रात नभ था नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा चौका, अभी
गीला पड़ा है। बहुत काली, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई है, या स्लेट पर लाल खड़िया चौक से शर्मा करे बेटा। अच्छी जगह हो छोड़ बता साउदी जगह हो मत बता। बड़ा बेंच कर ले जा फोन चुप। ये वॉइस म्यूट करें। सर हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। अभी आएगी बेटा, अभी आएगी। वॉल्यूम वॉइस ऑफ रखें। कोई बेटा टेक्निकल इश्यू है, थोड़ा सा मैं उसको सही कर रहा हूँ एक बार। फुल स्क्रीन करना है इसको। बच्चे हाँ बच्चे आते हैं ना, वो क्यों नहीं आते? कि और बच्चे अपने स्क्रीन पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ जो आते हैं ना ये बच्चे, पूरी लिस्ट आती है। नहीं नहीं जुड़े हुए हैं, देखो। अच्छा 26 स्टूडेंट्स है।
हाँ हाँ सब कुछ आ रहा है। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ ऊपर बच्चे आ रहे हैं और जिसको अपन म्यूट कर देते हैं ना बच्चे को, फिर वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। जुड़े हुए हैं भी, ठीक है ठीक है बेटा, हम हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। या स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। बेटा वॉल्यूम तो आ रही है? यस सर। यस सर। वॉइस म्यूट रखिए। अब देखिए ये हमारे सामने एक काव्यांश है, एक पद्यांश है। प्रात नभ था नीला शंख जैसा, भोर का नभ, ये उषा काल, सुबह का समय होता है जब सूर्योदय होने वाला होता है, उस समय का वर्णन है। प्रात नभ था नीला शंख जैसा, प्रातःकालीन आकाश नीला नीला होता है, इसलिए उपमान दिया है नीला शंख, कि प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई नीला शंख हो। ठीक प्रातःकालीन आकाश भी नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्वच्छ था, कोई बादल नहीं थे, इसलिए वो पूरा आकाश नीला था, ऐसे लग रहा था जैसे नीला शंख। भोर का नभ, राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अभी तो स्वच्छ आकाश था, पूरा नीला था, अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि उस आकाश में काले काले बादल भी आ गए। तो उन काले बादलों के कारण अब आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, देखो भोर का नभ, राख से लीपा चौका अभी गीला पड़ा है, जैसे कच्चे फर्श पर राख मिट्टी लेकर के और चौका लगा दें और वो राख से लगा हुआ चौका, गीला चौका जैसा नजर आ रहा, ठीक आकाश भी वैसा ही नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि अब आकाश में काले बादल थे और उन काले बादलों के कारण आकाश ऐसा दिखाई देने लगा जैसे राख से लिपा हुआ कोई गीला चौका हो। अब काले बादल तो थे ही थे, अब सूर्य उदय होने वाला होता है, उससे पहले आकाश में लालिमा छा जाती है, तो काले बादलों पर वो लालिमा छा गई, काले काले बादलों पर वो लाल रंग आ गया। तो आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत काली, सिल कहते हैं शिला को, पत्थर को, बहुत काले पत्थर को थोड़े से लाल केसर से धो दिया है। काला पत्थर है और लाल केसर उस पे हम डाल दें, लाल केसर लगा दें, तो काले पर लाल रंग आ गया। ठीक आकाश भी ऐसा ही नजर आया। क्यों? क्योंकि काले बादल थे और सूर्य की लालिमा उन पर गिरने लगी थी, इसलिए काले बादल सूर्य की लालिमा से अब ऐसे लगने लगे जैसे काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया है। या स्लेट, हम जानते हैं स्लेट भी काली होती है, या काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी। अब आकाश ऐसा लगने लगा जैसे काले पत्थर पर किसी ने लाल केसर से उसे धो दिया हो, या काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी। ऐसे उपमान आकाश को इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि अब आकाश में काले बादल भी थे और सूर्य की लालिमा भी उन पर गिर रही थी, तो अब उनका सौंदर्य इस तरह का लग रहा था। ये वर्णन है इसमें। अब यदि हमसे कहा जाए कि इस काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो किस तरह से हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है, उसके 2 शब्द शुरू के और 2 शब्द अंत के, लास्ट के हमें लिखना होता है। कैसे? प्रात नभ, फिर डैश 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 डैश, फिर लेकिन किसी ने,
ये हमने लिख लिया। प्राथ नभ पहले दो शब्द लिख दिए हैं और लास्ट के लिख दिए। हम सप्रसंग व्याख्या उसके बाद ही शुरू करेंगे। पहले शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द लिख देंगे। कॉपी में जो हमारा वर्क करना है, आंसर शीट में जो हमारा वर्क करना है, वो ये वाला होगा जिसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि पेपर में मान लो सप्रसंग व्याख्या के लिए दो काव्यांश दे दिए कि इनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए, तो जिसकी भी आप व्याख्या कर रहे हैं, सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, उसके दो शब्द शुरू के और दो शब्द लास्ट के लिख देंगे, जिससे पता चल जाए कि आप किस काव्यांश की या फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। पहला जो भाग होता है हमारा, वो होता है संदर्भ। सप्रसंग व्याख्या जब करें तो उसके चार भाग होते हैं। सप्रसंग व्याख्या के चार पार्ट होते हैं, चार अंग होते हैं। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरा होता है व्याख्या और चौथा होता है विशेष। तो चार भागों में सप्रसंग व्याख्या बटी होती है। पहले तो हम जान लें कि ये चार भाग, चारों पार्ट हमें उस सप्रसंग व्याख्या में लिखने होंगे। फिर कौन से भाग में हमें क्या लिखना है वो ध्यान से समझ लेते हैं। पहला भाग होता है संदर्भ। संदर्भ में हम कवि का नाम और कविता का नाम लिखते हैं। जिसकी आप सप्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, उस पद्यांश या उस काव्यांश के कवि कौन है और किस कविता से वो संबंधित है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम। प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की उषा शीर्षक कविता से अवतरित है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लिया गया है। तो संदर्भ में हम लिखते हैं कवि का नाम, कि काव्यांश या पद्यांश किस कवि से संबंधित है, और कविता का नाम किस कविता से लिया गया है, किस कवि की कौन सी कविता से संबंधित है, ये हम संदर्भ में लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि संदर्भ में बुक का नाम लिख देते हैं, संदर्भ में चैप्टर लिख देते हैं, चैप्टर नंबर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम लिखना है, और फिर कवि के नाम के एकल उद्धरण चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, और कविता का जो नाम है उसके भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा, एकल उद्धरण चिन्ह लगा देना है। और फिर हमें इनको रेखांकित भी कर देना है। कवि का नाम और कविता का नाम, इनको रेखांकित भी करना है और सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी यूज करना है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया, कवि का नाम, कविता का नाम, बस यही संदर्भ में लिखना होता है। उसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि इस कविता में, इस काव्यांश में या इस पद्यांश में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस विषय का वर्णन है, ये किस विषय से संबंधित है। तो इस कविता से, इस काव्यांश से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें उषा काल का वर्णन है, उषा का वर्णन है। शीर्षक से भी पता चल रहा है कि उषा, जब शीर्षक ही उषा है तो उषा का ही वर्णन होगा। तो हम लिखेंगे इस
काव्यांश में उषा का सजीव वर्णन है। अनेक उपमेय उपमानों के प्रयोग से कविता प्रभावी है। प्रसंग में हमने ये लिखा है कि इस कविता में उषा का वर्णन है और बहुत सारे उपमेय उपमानों का प्रयोग है, जैसे नीला शंख है, राख से लिपा चौका है, या काला पत्थर लाल केसर है, या काली स्लेट है। बहुत सारे उपमेय उपमानों का प्रयोग करने से कविता प्रभावी बन गई है। ये बात हमने प्रसंग में लिखी है। उषा काल का इसमें सजीव वर्णन है। सजीव का मतलब जैसे ही इस कविता को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने ही यह प्रस्तुत है, हमारे सामने ही ऐसा दृश्य चल रहा है, हमारे सामने ही उषा घटित हो रही है, हमारे सामने ही ये सौंदर्य है। जैसे जैसे पढ़ते हैं हमारे सामने, हमारे मस्तिष्क में उसका एक चित्र सा बनता चला जाता है। इसलिए हमने कहा है सजीव वर्णन है। ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने ही वह सौंदर्य आ गया है। इसके बाद तीसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं व्याख्या। छह प्रसंग व्याख्या का तीसरा भाग होता है व्याख्या, जिसमें आपको अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया गया भावार्थ है वो लिख दिया जाता है। जो भी कविता का भावार्थ है हम आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं। ये वॉइस म्यूट रखे। जो भी हम पढ़ाते समय आपको कविता का भावार्थ बताते हैं, वह भावार्थ व्याख्या की जगह आपको लिखना होता है। ठीक है, तो व्याख्या में कोई विशेष बात नहीं है। आपको जो भावार्थ बताया गया है वह भावार्थ आपको लिख देना होता है। इसके बाद अंतिम भाग होता है जिसको हम बोलते हैं विशेष। विशेष में 3 बिंदु बनते हैं। विशेष के 3 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु भाषा और शैली के बारे में होता है, और ये पहला बिंदु हमेशा फिक्स होता है। कोई भी काव्यांश आ जाए, आपको पहला बिंदु, पहला पॉइंट ठीक ऐसे ही लिखना है जैसा आपको बताया जाए। इस काव्यांश की भाषा से रस, सुबोध एवं भावानुकूल है तथा शैली गेय है। ये आप बिल्कुल इसको अच्छे से एक तरह से तैयार कर लीजिए, रट लीजिए कि आपको कोई भी काव्यांश मिले, पहला बिंदु विशेष में हमेशा यही लिखेंगे, काव्यांश की भाषा से रस यानी पढ़ने से रस आया, आनंद आया, सुबोध यानी अच्छे से उसका बोध हो गया, ज्ञान हो गया, भावार्थ समझ में आ गया, और भावानुकूल है, भावों के अनुकूल ये काव्यांश था, और शैली गेय है। गेय का मतलब होता है गाने योग्य। और आप जानते कि कोई भी कविता दी है
तो कविता को हम गा सकते हैं। इसलिए सभी कविताओं की शैली गेय होगी। आप हमेशा ऐसा ही लिखें, शैली गेय है, यानी इसे हम गा सकते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल फिक्स है, ऐसे कैसे आपको लिखना होता है। दूसरा पॉइंट अलंकार से संबंधित होता है कि जो भी काव्यांश आया है उनमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है उसे आपको लिख देना होता है। और जैसा कि हमने अलंकार पढ़े हैं, जैसा लिखा है, प्रातःकालीन आकाश नीले शंख जैसा था, जैसा आते ही समझ गए हम उपमा अलंकार है। तो यहां हम लिख सकते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि अलंकार का प्रयोग करते हैं उससे सुंदरता बढ़ती है काव्य पंक्तियों की। तो हमने यही बात लिखी है, उपमा अलंकार के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हो गई। तो दूसरा पॉइंट हमेशा अलंकार के बारे में लिखेंगे। जो भी अलंकार आपको नजर आए उस अलंकार के बारे में लिखेंगे। अगर आपको कोई काव्य पंक्तियां ऐसी आ जाए, कोई काव्यांश ऐसा आ जाए जिसमें अलंकार नजर ही नहीं आए, अलंकार का पता ही नहीं चले, अलंकार को आप पहचान ही नहीं सके, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अनुप्रास अलंकार लिख देंगे, क्योंकि अनुप्रास अलंकार लगभग सभी काव्यांशों में होता है। इसलिए आपको अगर अलंकार अलग से नजर नहीं आए तो आप लिख दें अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से काव्यांश के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ उपमा अलंकार नजर आ रहा है इसलिए हमने उपमा अलंकार लिख दिया। तीसरा पॉइंट, इस काव्यांश के सार रूप में एक पंक्ति आप क्या लिख सकते हैं, एक वाक्य क्या लिख सकते हैं, कवि का संदेश इसमें क्या है, या हमें पाठकों को क्या इससे शिक्षा मिलती है, इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं। इतनी सारी बातों में से हम एक पंक्ति एक वाक्य लिखेंगे जो सार संदेश या शिक्षा के रूप में हो। तो हमें देखो ज्यादातर इसमें ऐसे लगा है जैसे नीला शंख है, राग से लीपा चौका है, या काली सिल काला पत्थर है, या काली स्लेट है। ये सारे उपमान ऐसे हैं जो गांव में नजर आते हैं। काली स्लेट शहर में कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन आज भी गांव में स्लेट लेकर बच्चे स्कूल जाते हुए हमें दिखाई देंगे। काली सिल, काली शिला होती है घर में गाँव में, जिस पर चटनी इत्यादि पीसने का काम करते हैं, लेकिन शहर में जाए तो काली शिला कहीं नजर ही नहीं आती, वहां मिक्सी से सारा काम होता है। राख से लेपा हुआ चौका, गांव में कच्चे फर्श मिल सकते हैं, आंगन मिल सकते हैं जिनको राख से लिपा जाता है, चौका लगाया जाता है, लेकिन शहर में कहीं ऐसा नहीं मिलता। तो ज्यादातर उपमान ऐसे हैं जो गांव से संबंधित है। तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्यांश में गांव की सुबह का सौंदर्य स्पष्ट हो रहा है। इस तरह से हम से प्रसंग व्याख्या करें। 4 भाग होंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। संदर्भ में कवि का नाम और कविता का नाम, प्रसंग में जिस विषय से संबंधित वह काव्यांश है उस विषय के बारे में लिखेंगे। व्याख्या जैसी आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है चैप्टर के समय, पढ़ाते समय, ठीक वो का वो आप भावार्थ लिख देंगे।
विशेष में 3 बिंदु बनेंगे। पहला बिंदु फिक्स होगा, भाषा के बारे में और शैली के बारे में, बिल्कुल ऐसे कैसे ही लिखना है। दूसरा जो बिंदु है वह अलंकारों से संबंधित होगा, जिस अलंकार का प्रयोग होगा उस अलंकार के बारे में लिख देंगे। और तीसरा बिंदु सार, संदेश या शिक्षा जो हमें उस काव्यांश से मिलती है उससे संबंधित होगा। तो अच्छे से आप देख लें, इसे नोट कर लें, और हम नेक्स्ट क्लास में जब भी उपस्थित होंगे आपसे इससे रिलेटेड बात पूछी जा सकती है। आप आज कोई भी अपनी बुक में से 2 काव्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या करेंगे, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, और कोई दिक्कत आए तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे कंफर्मेशन लेंगे, पूछेंगे। अभी सहप्रसंग व्याख्या से रिलेटेड कोई बात है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं 1 by 1। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो? ठीक है, तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी 2 काव्यांश लेकर के और सहप्रसंग व्याख्या करेंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू।